हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। जैसे कि हम हमेशा पढ़ते हैं, मैं उसी तरह से आपको बताऊंगी। पहले हम इस चैप्टर के बेसिक समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर हम इस चैप्टर पे आगे चलेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का जो कि आप प्रेजेंट में देखते हैं और स्पेशली सभी देशों में देखते हैं, लेकिन विशेष तौर पर भारत में भी ये लागू किया गया है। हम एक लोक कल्याणकारी प्रजातंत्रात्मक राष्ट्र हैं, तो उस संदर्भ में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके काफ़ी लिंक्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कभी आपको इससे हस्तक्षेपवादी राज्य से इसका डिफरेंस पूछा जाएगा या प्रशासनिक राज्य के साथ इसका डिफरेंस पूछा जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप समझिए कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या होती है। ये अवधारणा राज्य के कार्य क्षेत्र का आधुनिक सिद्धांत है। कार्य क्षेत्र का मतलब है सरकार क्या क्या कार्य कर सकती है। देखिए, राज्य के कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो 3 प्रकार के कार्य सरकारें करती हैं: नियामकीय कार्य, विकासात्मक कार्य और कल्याणकारी कार्य। जैसा कि हस्तक्षेपवादी राज्य के समय भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। नियामकीय कार्य सरकार के कौन से निषेधात्मक कार्य या नकारात्मक कार्य माने जाते हैं, जिसमें सरकार न्याय, सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने जैसे कार्य करती है। दूसरा आता है विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं: सामाजिक अवसंरचना के निर्माण के और आर्थिक अवसंरचना निर्माण के। जैसे आर्थिक अवसंरचना निर्माण में आप सरकारें सड़क बनाती हैं, पुल बनाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करती हैं, वेयर हाउसेस बनाती हैं, मतलब जितना भी आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं वो सारा आर्थिक अवसंरचना में आता है। सामाजिक अवसंरचना विकास में जैसे शिक्षा व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, अस्पताल, स्कूल, ये सब सामाजिक अवसंरचना निर्माण का हिस्सा होते हैं। तीसरे प्रकार के कार्य होते हैं कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य जैसे गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, इनको दूर करने के प्रयास करना, स्पेशली उन लोगों के बीच में जो कि वंचित तबके से होते हैं, यानी कि ऐसा तबका जो अपने आप की स्वयं सहायता नहीं कर सकता, ऐसे लोगों तक इनकी पहुंच करना कल्याणकारी कार्य होते हैं। कुल मिलाकर के इस प्रकार की जो सरकार होती है वो जीवन के चहुमुखी विकास पर ध्यान देती है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, ये जो सरकार है ये दोनों तरह के कार्य करती है: विकासात्मक कार्य और कल्याणकारी कार्य। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कल्याण का टर्म है वो बेसिकली वंचित तबके और जो पिछड़ा हुआ समाज होता है उसके लिए होता है, लेकिन ब्रॉड एस्पेक्ट में ये विकासात्मक कार्य उसको बेस प्रदान करते हैं, यानी कि विकास कार्य जो होते हैं वो उसकी आधार संरचना का कार्य करते हैं और उसके ऊपर फिर कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इस लोक कल्याणकारी अवधारणा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था। जब हम हस्तक्षेपवादी राज्य पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि उसका उदय हुआ था वाणिज्यवाद के समय, यानी कि वाणिज्यवाद के समय जब ज़्यादा से ज़्यादा देश अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, अपने देश में सोना और चांदी को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहते थे, उस समय वो बहुत ज़्यादा व्यापार पर नियंत्रण लगाने लगे। तो ये कॉन्सेप्ट सामने आया कि ये नहीं किया जाना चाहिए। फिर ये जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रादुर्भाव है ये 18वीं शताब्दी में हुआ है, जिस समय औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, यूरोपीय देशों में उद्योग धंधों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। उद्योग धंधों में वृद्धि होने से औद्योगिक नगरों की स्थापना हुई। औद्योगिक नगरों की स्थापना से वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि सभी लोग जो उस समय कृषि क्रांति होने की वजह से भी काफ़ी लोग कृषि से बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि कृषि में बड़े फार्म और यांत्रिक खेती, यांत्रिक कृषि जिसको कहते हैं, यानी कि ट्रैक्टर और जो कृषि के उपकरण होते हैं उनके द्वारा खेती की जाने लगी थी, जिससे काफ़ी सारे लोग जो मैनुअली काम किया करते थे पहले उसमें वो बेरोजगार हो गए। तो वो शहरों की ओर जाने लगे क्योंकि वहाँ के उद्योग धंधों में काम होता था। अब चूँकि हस्तक्षेपवाद का युग चल रहा था, मतलब जो बड़े उद्योगपति थे, जो पूंजीपति थे, वो चाहते थे कि सरकारें हस्तक्षेप ना करें। सरकारें हस्तक्षेप ना करें तो उससे क्या होगा, उनका टारगेट रहता था कि क्योंकि गरीब लोगों के पास कोई और चारा नहीं है उद्योग धंधों में काम करने के अलावा, तो वो उनको कम से कम मजदूरी देते थे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते थे। मतलब 17-17, 18-18 घंटे के उनके वर्किंग आवर्स होते थे और उनको इतना कम पैसा दिया जाता था कि वो
जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी अपने लिए नहीं जुटा पाते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, नगरों में गंदी बस्तियों का उदय हुआ, यानी कि छोटी छोटी बस्तियां जो आजकल भी हम अपने देश में तो देख सकते हैं, बाकी यूरोप में तो आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन भारत और विकासशील देश जो हैं वहाँ आप देख सकते हैं छोटे छोटे कमरे जिनमें सैनिटेशन ठीक से नहीं होता, नालियाँ भी नहीं बनी होती, टॉयलेट्स भी नहीं होते, वो जिस तरह से रह रहे होते हैं। इसकी वजह से वहाँ कई तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। फिर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ शहरों की ओर बढ़ने लगे तो उससे बेरोजगारी भी हुई, सामाजिक कुरीतियाँ भी धीरे धीरे, क्योंकि अपराध हमेशा बढ़ने लग जाते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर कम पैसे हों, कम रिसोर्सेज हों और बहुत ज़्यादा लोग उन पर डिपेंड हों, तो सामाजिक कुरीतियाँ बढ़ने लगी। इन सब की वजह से क्या हुआ कि इन्हें दूर करने के प्रयास की शुरुआत हुई। अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ने लगी, तो उनके लिए आवाज़ उठाने वाले भी सामने आ जाते हैं। बाद में आप इसी में पढ़ेंगे, जैसे साम्यवाद या समाजवाद का जो उदय हुआ वो इसी परिप्रेक्ष्य में हुआ है। उनके लिए आवाज़ उठाई जाने लगी, मज़दूरों के लिए, कि इतना ज़्यादा उनका शोषण कैसे किया जा सकता है। तो 19वीं शताब्दी में ये सब शुरुआत हुई हैं। कई कल्याणकारी कानूनों का निर्माण किया गया, जिसमें विशेष रूप से श्रमिक कानून हुआ करते थे। जैसे उनके काम के घंटे निर्धारित कर दिए गए, उनको कितना न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए, इस तरह की जो लाई गई। तो इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा को बल मिला। तो आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो विकास हुआ है वो उस समय काल में हुआ है। अब नेक्स्ट इसमें आता है इसके उदय के कारण। पहला कारण औद्योगिकरण की देन, हम अभी पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल। दूसरा है व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। हस्तक्षेप के विरुद्ध, जो हस्तक्षेपवादी राज्य था उसके विरुद्ध आया कि सरकारों को दखल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप श्रमिकों की हालत सुधारना चाहते हैं तो सरकार को इसमें दखल देने की ज़रूरत है, व्यापार वाणिज्य को नियमित करने की ज़रूरत है। तीसरा है मार्क्सवाद और साम्यवाद का भय। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब श्रमिकों की बहुत बुरी हालत हुई तो उनके लिए आवाज़ उठाने वाले लोग सामने आए, जिसमें कि आप सब जानते हैं मार्क्स का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1848 में इन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र की घोषणा की थी और 1917 में रूसी क्रांति हो गई थी, जो कि साम्यवादी क्रांति मानी जाती है। तो जो लोकतंत्रात्मक देश थे, पूंजीवादी देश थे, उनके बीच में एक ये भी भय बैठा कि अगर हमने इन मज़दूरों की हालत को सुधारने के लिए काम करने शुरू नहीं किए तो शायद हमारे यहाँ भी साम्यवाद आ जाएगा। उसके भय के कारण भी शुरुआत हुई। चौथा है लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा का चलन। देखिए जो साम्यवाद है, मार्क्सवादी साम्यवाद विशेष रूप से वो हिंसा में विश्वास करता है, यानी कि वो तो पूरे व्यवस्था को ही पलट देना चाहते हैं कि जो भी है उसको ख़त्म करो, नए सिरे से शुरू करेंगे तभी चीज़ें ठीक होगी। इसके विरुद्ध एक थोड़ी मध्यम मार्ग अपनाने वाली या थोड़ी उदारवादी जो अवधारणा आई वो लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद वैध और शांतिपूर्ण उपायों से सामाजिक परिवर्तन चाहता है और ये मानते हैं कि राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है जो कि गरीबों के लिए और जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए काम करने के लिए बनाई जाती है। पांचवा है निम्न वर्ग का उत्थान। 19वीं शताब्दी और बाद में 20वीं शताब्दी में भी काफ़ी सारे राष्ट्र जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए, विकासशील देश हुए, उन्होंने अपने यहाँ व्यापक मताधिकार दिए। मताधिकार के विस्तार के बाद में निम्न वर्ग का उत्थान हुआ है, वो अपनी मांगें रखने लगे, वो अपने विचारों को प्रकट करने लगे, तो उससे और ज़्यादा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बल मिला। ये उसके उदय के कारण है। अब इसमें प्रश्न, कॉमन प्रश्न है, आपकी बुक में सारे दिए हुए हैं, मैंने उसी में से लिए हैं, और भी हैं, ये कुछ एक सैंपल के रूप में है। 50 वर्ड्स में जैसे लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित कीजिए, लोक कल्याणकारी राज्य के 2 कार्य बताइए, इसकी अवधारणा के विकास के 2 कारण बताइए। 200 वर्ड्स में आपसे पूछा जा सकता है लोक कल्याणकारी राज्य की क्या आलोचनाएं हैं, लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य में संबंध बताइए, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या विशेषताएं होती हैं या इसके क्या लक्षण हैं। 500 वर्ड्स में आपसे पूछा जा सकता है जैसे लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित कीजिए, ये प्रशासनिक राज्य से किस प्रकार भिन्न होता है। उसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण और उसकी बढ़ती हुई महत्ता के कारण बताइए। लोक कल्याणकारी राज्य से क्या आशय होता है, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बेसिकली मैं आपकी बुक में से, जो मैंने आपको बुक बताई है उसी में से पढ़ रही हूँ। मैं आपको
पहले भी बता चुकी हूँ, इस बुक की खासियत है कि इसमें पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इनसे बाहर कभी भी आपके पेपर के क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। ये आज का टॉपिक था। कल मैं आपको इसका डिटेल की स्टार्टिंग करूँगी।